हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस बाय एमबी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सो वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन दिस वीडियो सो दैट आपको कोई भी डाउट ना हो आगे जाके। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे बाहर पड़े होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आना होता है, या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जिनको बाहर जाना होता है। तो वो जो चीज़ सेल की ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई मॉलिक्यूल कब आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, कोई मॉलिक्यूल कब जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, राइट। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। मतलब यहाँ है और डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चैनल की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही काफ़ी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के। बट वही क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, उनको एक चैनल की ज़रूरत पड़ती है। वो ये चैनल के अंदर आके ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। और कुछ टाइप के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो चैनल होके भी डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, उनको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये तीन टाइप का हमारा क्रॉस करते हैं मॉलिक्यूल सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एक टाइप क्या हो गया जो डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं, नो चैनल नीडेड, नो एनर्जी नीडेड। दूसरा टाइप क्या हो गया जो एनर्जी तो रिक्वायर नहीं करते बट उनको एक चैनल की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज उनकी कंपैटिबिलिटी थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ नहीं बैठती। और थर्ड टाइप हमारा क्या होता है जिनको चैनल की भी ज़रूरत पड़ती है और एटीपी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये जो फर्स्ट टू टाइप्स है, ये हो गए हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कोई भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो चैनल्स या फिर जो मूवमेंट हमारा एटीपी कंज्यूम करता है, जिनमें एटीपी लगता है, हम उनको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे हम उनको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इस हिसाब से हम ट्रांसपोर्ट को किन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम देख लेते हैं, फिर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव करेंगे। ट्रांसपोर्ट को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक हुआ हमारा पैसिव जहाँ पे एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरा हुआ हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सिंपल डिफ्यूजन जहाँ पे चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरा है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जहाँ पे एक चैनल की ज़रूरत हमें पड़ती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। और याद रखने वाली बात यह है कि ये दोनों चीज़ों में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ये रहा आपका ओवरव्यू। अभी हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या क्या है क्या नहीं। अब दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। So passive transport is the movement of molecules, ions or substances across a biological membrane without the expenditure of cellular energy। ये हमने अभी जस्ट बात की है कि कोई भी मॉलिक्यूल या फिर आयन्स या फिर सब्सटेंसेस अगर हैं और उनको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, और बिना एटीपी के अगर वो क्रॉस कर रहे हैं, तो हम उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, न्यूट्रिएंट अपटेक, वेस्ट रिमूवल इन सेल्स। होम्योस्टेसिस का मतलब है बैलेंस मेंटेन करना, सेल में क्या मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्या आयंस रहने चाहिए, इनका एक बैलेंस मेंटेन होकर रहना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए हमको पैसिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा है क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो बिना कोई एटीपी को यूज़ किए सेल में मूव कर सकते हैं। अगर सोचो ऐसा कोई सिचुएशन हो गया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए सेल्स में, तो सेल को हर कोई चीज़ को मूव करने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट का रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? न्यूट्रिएंट अपटेक। हमको पता है कि हम जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं वो हम सेल को देते हैं, सो दैट सेल वो ग्लूकोज को यूज़ करके एटीपी प्रोड्यूस कर सके। ये हमने बचपन से पढ़ा है। तो वो ग्लूकोज जो सेल के अंदर आता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू से ही तो अंदर आएगा ना। सो उस चीज़ के लिए भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वेस्ट रिमूवल इन सेल्स। हमको पता है कि सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं एज वेस्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका रिमूवल के लिए भी हमको पैसिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये हम जस्ट आगे देखेंगे कैसे। सो यहाँ पे लिखा है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जहाँ पे चैनल की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे चैनल की ज़रूरत पड़ती है उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, और जहाँ पे चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको हम सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे, राइट।
अभी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। अ, देखो यहाँ पे अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी जगह पे उतने मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, तो डिफ्यूजन कैसे होगा? जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से मूवमेंट होगा, जहाँ पे कम कंसंट्रेशन है वहाँ पे, ये हमने पढ़ा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार आयन्स मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। देखो सिंपल डिफ्यूजन में क्या है, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को आयन्स मॉलिक्यूल्स जो भी मूवमेंट करते हैं। अगर सेल के अंदर ज़्यादा आयन्स मौजूद हैं तो वो सेल के बाहर जाने की कोशिश करेंगे। अगर सेल के बाहर आयन्स ज़्यादा मौजूद हैं तो वो क्या करेंगे, सेल के अंदर आने की कोशिश करेंगे। सो सिंपल डिफ्यूजन आखिर किन चीज़ों के लिए बना है? कौन से चीज़ ऐसे हैं जो नॉर्मली सेल के अंदर मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे ही आ सकते हैं बिना कोई रुकावट के? जो चीज़ें नॉन पोलर होती हैं। अब पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, आप ये समझ लो कि जो चीज़ों में चार्ज होता है, यानी कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो सब पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स इक्वल टू पोलर मॉलिक्यूल्स। अब अभी के लिए ये सब याद रख लीजिएगा ऐसे ही, बिकॉज इसके डीप में घुसेंगे तो हमारा कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाएगा अभी। सो जस्ट समझने के लिए आप ये समझ लो कि जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोस्टली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि जिनमें नेट चार्ज जीरो होता है, जैसे कि H2O हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब में नेट चार्ज जीरो है। यहाँ पे आपको कोई माइनस या फिर प्लस साइन दिख रहा है क्या? नो। सो ये लोग क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मोस्टली। और क्या है, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स में चार्ज नहीं होते वो भी क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। छोटे मॉलिक्यूल्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिना कोई रुकावट के क्रॉस कर सकते हैं अगर वो लिपिड सॉल्युबल हो तो। ये इंपॉर्टेंट है, अगर लिपिड सॉल्युबल हो तो। व्हाई? बिकॉज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड का बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। अगर हम एक पानी में एक बड़ा सा फैट बबल को क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे तो वो क्रॉस नहीं करेगा, बट अगर तेल में ही हम तेल डालने की कोशिश करेंगे तो वो घुल जाएगा उसमें, राइट? सो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें ही इजीली क्रॉस कर सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें बिना कोई चैनल के इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ओके, और इनमें कोई भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा बाहर में, अभी हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को देख के समझते हैं। ऑक्सीजन जो है सेल के बाहर जब बहुत ज़्यादा मौजूद होता है तो वो क्या करता है, सेल के अंदर आने की कोशिश करता है, बिकॉज सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है और सेल के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के अंदर जो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है वो क्या करता है, बाहर जाने की कोशिश करता है। तो ये भी एक टाइप का सिंपल डिफ्यूजन हो गया, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स का एग्जांपल क्या है आप बताओ? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन्स है। ये सब भी इजीली क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, जो मेडिसिन हम खाते हैं ना, जो वो मेडिसिन अगर लिपिड सॉल्युबल हैं तो वो भी इजीली क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और सेल के अंदर आके उनको जो भी प्रोटीन बनाना होता है या फिर जो भी ट्रांसक्रिप्शन करना होता है वो करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस को। फर्स्ट वन इज आर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हाई कंसंट्रेशन बाहर है, अंदर लो कंसंट्रेशन है, सो बाहर से अंदर को आएंगी चीज़ें। अगर अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं बाहर कम चीज़ें हैं तो अंदर से बाहर जाएंगी चीज़ें। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे सेल काम कर सकता है। अगर वो टेम्परेचर गड़बड़ हो गई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप भी चेंज हो सकती है, और अगर शेप वगैरह चेंज ऐसा होता हुआ रह गया तो डीनेचर हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट सकता है। इसलिए टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा डिफ्यूजन होगा। इसलिए हमको पता है कि हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे 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 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, विलाई वगैरह भी प्रेजेंट होती है, सो दैट सरफेस एरिया ज़्यादा हो और बहुत अच्छे से डिफ्यूजन हो सके। वेट, वेट क्या है, कम वेट होगा तो वो इजीली घुस सकता है, ज़्यादा वेट होगा तो बहुत टाइम लगेगा उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए। देन लिपिड सॉल्युबिलिटी, कोई चीज़ लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए तभी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर सकती है, राइट?
सो इसका एक लॉ है, आप इसको याद रख लीजिए। अगर अगर आप किसी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नॉर्मल सेमिस्टर्स में भी अगर आप ये मेंशन करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेरी बात सुनो, पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि सेमिस्टर्स में हम बस एक रात के पहले पढ़ के जाएंगे और हमारा सब कुछ हो जाएगा। इवन तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हम नहीं पढ़ते और एग्जाम के पहले ही हमको पढ़ना पड़ता है। बट आप ये हैबिट मत बनाओ, बिकॉज जब सेमिस्टर्स खत्म हो जाएंगे तब वो चीज़ें पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगी, वो चीज़ पिछले सेमिस्टर्स में चले गए। बट दिस थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप जब भी पढ़ रहे हो, एमएससी में हो, बीएससी में हो, अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो, ठीक है। सो ये लॉ आपको सेमिस्टर्स में भी अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स, बहुत मार्क्स फिचिंग होंगे। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के साथ। हमने पढ़ा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। अगर वेट कम है, वेट ज़्यादा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। सो दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ओके। नाउ ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन। चाहे वाटर बाहर से अंदर आ रहा हो सेल के या फिर सेल के अंदर से बाहर जा रहा हो, तो हम उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, राइट। ये सिर्फ वाटर के कॉन्टेक्स्ट में है, कोई भी आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा मूव नहीं करते ऑस्मोसिस में, बस वाटर मूव करता है ना। वाटर जो है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज वाटर इज लिपिड इनसॉल्युबल, ये हम सबको पता है। तो उसको ना एक चैनल की ज़रूरत पड़ती है। सेल मेम्ब्रेन्स में ऐसे चैनल पड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं aquaporins। aquaporins, ये नाम आपको याद रखने हैं। तो वाटर चैनल्स को aquaporins बोला जाता है। तो वाटर क्या करता है, इन्हीं aquaporins के थ्रू अंदर आता है और इन्हीं aquaporins के थ्रू बाहर जाता है। नाउ ये कौन डिसाइड करता है कि वाटर अंदर आएगा या फिर बाहर जाएगा? ये चीज़ें दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज वाटर कंसंट्रेशन, सेकेंड वन इज सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये चीज़ें क्या है? फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पे बाहर बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और अंदर कम है, तो वाटर क्या करेगा, अंदर आने की कोशिश करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अभी हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि सेल के अंदर ना बहुत सारे आयन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे आयन्स प्रेजेंट है, जिसको हम सॉल्यूट्स भी बोलते हैं। पढ़ा होगा ना आप बचपन में, सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ा था। तो बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा सोचो कि बहुत सारे कंकड़ मिला दिए, तो वो जो कंकड़ है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, जो पानी है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूट हैं, तो वाटर को चुल मचता है कि हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करने लगता है। सो अगर किसी जगह पे हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है तो वाटर वहाँ पर को मूव करने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई बात? अगर बाहर हाई होता तो अंदर से बाहर जाता। जहाँ पे हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वाटर उसी जगह को आएगा। उल्टा मत सोचना। आप ऐसा सोचो कि पानी हमेशा ट्राई करता है किसी भी चीज़ को रेशियो में रखने का, किसी भी चीज़ को रेशियो में रखने का। मतलब अगर कहीं पे ये लिखा है कि 2 ग्राम सॉल्यूट होने चाहिए और 10 ग्राम पानी होने चाहिए, तो अगर वो 2 ग्राम बढ़ के क्या हो गया, 5 ग्राम सॉल्यूट हो गया, तो पानी क्या करेगा, वहाँ पे मूव करने लगेगा टू मेंटेन दैट रेशियो, कि 2 में 10 था तो 5 में 10 नहीं हो सकता, 5 के लिए ज़्यादा होगा। सो ये समझना आप कि वाटर हमेशा हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ओके। नाउ यहाँ पे मैंने एक लगाया है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस के लिए। सो जो डिफ्यूजन होता है ना, वहाँ पे सॉल्वेंट भी मूव करते हैं और सॉल्यूट भी मूव करते हैं, दोनों मूव करते हैं। बट यहाँ क्या है, ऑस्मोसिस में क्या है, जब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो मेंटेन होता है तब तक वाटर मूव करता है, फिर बंद हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या था, बहुत कम सॉल्यूट थे और बहुत पानी था, तो पानी ने क्या किया, इनको जितनी पानी की ज़रूरत है उतना ही रख के बाकी सब पानी यहाँ चला गया, राइट। सो ये होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फ़र्क। सो लेट्स फाइनली मूव टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव डिफ्यूजन where molecules move across membranes with the help of specific transport proteins without energy expenditure। यहाँ वो मॉलिक्यूल्स जाते हैं जो मॉलिक्यूल्स सिंपल डिफ्यूजन के मदद से सेल मेम्ब्रेन को एंटर नहीं कर सकते। जो मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को एंटर नहीं कर सकते सिंपल डिफ्यूजन के मदद से, वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मदद लेंगे और कुछ चैनल के जरिए ही ये लोग सेल के अंदर जा सकते हैं या फिर सेल से बाहर जा सकते हैं। दे विल रिक्वायर अ चैनल, बट
जस्ट लाइक सिंपल डिफ्यूजन, इनको भी एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, इनको बस एक चैनल की ज़रूरत होती है जो कि बिना एटीपी के चलती है। ठीक है, सो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। नो एटीपी रिक्वायर्ड, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मॉलिक्यूल्स जाते हैं विथ द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर चैनल। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ हाईली सिलेक्टिव, जो चैनल्स होते हैं ना वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल्स को लेके। वो जिन मॉलिक्यूल्स को लेके बने हैं वो सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे सेल के मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करने के लिए, फास्टर देन सिंपल डिफ्यूजन। तो ये जो चीज़ होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये जो प्रोसेस होता है ये सिंपल डिफ्यूजन से बहुत फास्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे एक चैनल, पर्टिकुलर चैनल होता है जो कि बहुत जल्दी ही मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर कर सकता है, बट वहाँ पे मॉलिक्यूल्स को अपने आप ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके खुद ही आना पड़ता है, इसलिए वो प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। बट ये प्रोसेस जो चैनल की मदद से होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर चार्ज्ड और लार्ज मॉलिक्यूल्स। वहाँ क्या था, वहाँ कौन से मॉलिक्यूल जाते थे, नॉन पोलर, अनचार्ज्ड एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो वो जो मॉलिक्यूल्स रह गए जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स, वो क्या कर सकते हैं, इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सकते हैं। इट कैन बी इनहिबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चैनल है, राइट, यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक चैनल है, तो कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे बाइंड हो गए तो जो मॉलिक्यूल्स को बाइंड नॉर्मली होना चाहिए था वो बाइंड नहीं कर पाएगा, तो जो चीज़ होनी चाहिए थी सेल के अंदर वो नहीं हो पाएगी। सो कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कंपटीशन करते हैं किसके साथ, जो ओरिजिनली जो मॉलिक्यूल था उसके साथ, वो यहाँ के बैठ जाते हैं। सो अभी देख लेते हैं कि कौन से चैनल्स होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जा सकते हैं। सो दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो बहुत सारे चैनल्स हैं, कौन से चैनल्स है पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज आवर लीकी चैनल्स, देन हमारा है वोल्टेज गेटेड चैनल्स, लाइगैंड गेटेड चैनल्स, मैकेनिकल चैनल्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये कुल मिला के 4-5 चैनल्स अभी हम देखेंगे जिनमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है नॉर्मली। सो पहला देखते हैं हमारा लीकी चैनल्स क्या होते हैं। जो लीकी चैनल्स होते हैं ना वो नॉर्मली सेल्स पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट लीकी चैनल्स होते हैं, डेडिकेटेड बस उनके लिए ही बने होते हैं। जैसे पोटेशियम के लिए पर्टिकुलर लीकी चैनल होता है, सोडियम के लिए पर्टिकुलर लीकी चैनल होता है, राइट, क्लोराइड के लिए दूसरा लीकी चैनल होता है। जिस मॉलिक्यूल का लीकी चैनल है बस वही मॉलिक्यूल को वो एंटर करने की परमिशन देगा या बाहर जाने की परमिशन देगा, दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पोटेशियम लीकी चैनल। तो अगर पोटेशियम अंदर बहुत ज़्यादा है और बाहर कम पोटेशियम है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार पोटेशियम कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को। सो ये लीकी चैनल को होते हुए पोटेशियम बाहर चला जाएगा। वैसे ही अगर सिचुएशन उल्टा होता, अगर पोटेशियम ज़्यादा बाहर होता अंदर कम होता तो पोटेशियम बाहर से अंदर को आ सकता था। तो ये दोनों तरफ से काम करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बाहर ज़्यादा है चीज़ें या अंदर ज़्यादा है चीज़ें। ये जो लीकी चैनल्स होते हैं ना ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका एक पर्टिकुलर वोल्टेज रहता है। वो वोल्टेज क्या है, -70 मिली वोल्ट टू -90 मिली वोल्ट। इस पे फ्लक्चुएट होता रहता है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेस्ड ऑन द टिश्यूज और टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज। ये जो मिलीवोल्ट का होता है मतलब ये डिपेंड करता है आयंस के चार्ज पे, बाहर कितने आयंस प्रेजेंट है अंदर कितने आयंस प्रेजेंट है इस पे डिपेंड करता है। अभी आप समझने के लिए बस समझ लो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट होता है। अब कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे मैटर नहीं करती, बस इसको आप रट्टा मार लो। अभी बाद में हम देख लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, मैं वीडियो बना दूंगी कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने अभी दिखाया है ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या, ठीक है। सो जो लीकेज चैनल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बरकरार रखने के लिए, बिकॉज अगर ये ऊपर हुआ या नीचे हुआ तो और कुछ चेंजेस आ सकते हैं सेल में। सो जितने मॉलिक्यूल्स बाहर रहने चाहिए उतने ही मॉलिक्यूल्स बाहर रहते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स अंदर रहने चाहिए उतने ही मॉलिक्यूल्स अंदर रहते हैं। वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो कि कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है। सो वोल्टेज गेटेड चैनल क्या करता है, जब वोल्टेज में कुछ डिफरेंस आता है तो ये चैनल खुलते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्मल मैंने क्या बोला -70 से -90 मिलीवोल्ट रहता है हमारा चार्ज। अगर ये चार्ज गिर के -55 मिलीवोल्ट हो गया, चार्ज गिर के कितना हो गया, -55 मिलीवोल्ट हो गया, तो क्या करेगा ये वोल्टेज गेटर जो चैनल ऐसे बंद होकर रहता है ये ऐसे खुल जाएगा।
जब खुल जाएगा तो बाहर क्या है ना, सोडियम मॉलिक्यूल्स बहुत प्रेजेंट होते हैं, सोडियम और क्लोराइड मॉलिक्यूल्स ये सब बहुत प्रेजेंट होता है। तो सोडियम क्या करेगा, अंदर घुसने लगेगा। बट कंडीशन ये है कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -55 MV को गिरना चाहिए। अगर गिरेगा नहीं तो ये चैनल खुलेगा नहीं। जब ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 हो जाएगा, तभी ये वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे और सोडियम अंदर आ जाएगा। ये क्यों जरूरी है, ये एक्शन पोटेंशियल जेनरेट करने के लिए ज़रूरी है। एक्शन पोटेंशियल जो न्यूरॉन्स में होते हैं उनको जनरेट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। जब सोडियम अंदर आएगा तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, तभी न्यूरल ट्रांसमिशन हो पाएगा। समझ में आ गई। नेक्स्ट इज आवर लाइगैंड गेटेड चैनल। लाइगैंड गेटेड चैनल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लाइगैंड होता है। लाइगैंड मतलब कोई मॉलिक्यूल हो गया, कुछ हो गया जो रिसेप्टर पे अटैच करेगा तो ही वो गेट खुलेगा। जैसे हमको पता है कि हमारा फेमस न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटिल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर तो पता ही है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो केमिकल रिलीज होता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। तो हमारा एक फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिल कोलिन। वैसे ही बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, बट फेमस वाला क्या है, एसिटिल कोलिन। जब एसिटिल कोलिन आके बाइंड करता है इस चैनल पे तो क्या होता है, ये जो चैनल यहाँ पे बंद होकर रहता है वो ऐसे खुल जाता है। गेट क्या हुआ, गेट खुल गया। जब गेट खुल जाता है तो सोडियम आयन बाहर होते हैं, वो क्या करते हैं, अंदर घुस जाते हैं। ये सारा जो खेल हो रहा है वो इसलिए ही हो रहा है ताकि बाहर का आयन अंदर आ सके। मेनली कौन सा आयन, मेनली सोडियम आयंस, बिकॉज उसी से ही सब कुछ होता है, उसी से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसी से ही मसल वाला काम सब होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में चीज़ें हो पाती हैं। तो मेन चीज़ यही है कि बाहर का जो सोडियम बैठा है उसको अंदर कैसे लाया जाए। अब वो वोल्टेज गेटेड चैनल में भी हो सकता है या फिर लाइगैंड गेटेड चैनल में भी हो सकता है। सो अगर हमको ये चाहिए कि हमारा जो न्यूरॉन है वो एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा, जो एसिटिल कोलिन है वो यहाँ के बैठ जाएगा। जब यहाँ के बैठ जाएगा तो ये वाला गेट जो है खुल जाएगा। ये वाला गेट जो खुल जाएगा तब क्या होता है, बाहर जो सोडियम बैठा है वो अंदर आ जाएगा। समझ में आएगी। अब एसिटिल कोलिन की जगह ऐसा कोई नहीं है कि कोई एरागेरा मॉलिक्यूल आके बैठ जाए तो गेट खुल जाएगा, वैसा नहीं है। जो मॉलिक्यूल के लिए गेट बना है वही मॉलिक्यूल आके बैठेगा तो ही गेट खुलेगी। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल चैनल। अच्छा, ये जो लाइगैंड गेटेड चैनल है ये क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में काम काम आता है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, देखो फॉर एग्जांपल, अच्छा ये चीज़ें क्या होते हैं मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देकर समझा दूंगी। बस मुझे ये चारों जो जितने भी एंड करने दो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप पूरा समझ जाओगे क्या है क्या नहीं, बस 2 मिनट टाइम दो। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल चैनल। तो मैकेनिकल चैनल क्या होता है, जब हमारा पेन रिसेप्टर को इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैकेनिकल गेटेड चैनल खुल जाता है। जैसे कि हमारा हाथ किसी आग आग में आ गया, या फिर कोई हमारे हाथ पे चढ़ गया, कोई हमारे पैर पे चढ़ गया, तो वहाँ पे जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। वो उसके अंदर जो ऐसे मैकेनिकल गेटेड चैनल है वो खुल जाते हैं। मैकेनिकल मतलब क्या है, कोई प्रेशर दे देगा, कोई जला देगा, कोई पेन इंड्यूस कर देगा, तो मैकेनिकल गेटेड चैनल जो है खुल जाएंगे। इनको किसी लाइगेंड की जरूरत नहीं है, इनको किसी वोल्टेज की जरूरत नहीं है, बस मैकेनिकल स्ट्रेस चाहिए इनको, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैकेनिकल चीज अगर इन पे गिरी तो ये जो है खुल जाएंगे। जब मैकेनिकल गेटेड चैनल खुल जाते हैं तो वहाँ पे भी सोडियम होते हैं, वो भी एंटर कर जाते हैं सेल में। समझ में आ गई बात। तो ये पेन रिसेप्टर्स में पाए जाते हैं, ये होते हैं इसलिए ही हम हाथ हटा पाते हैं वो जगह से जो हमें पेन दे रही है। लास्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो हमारा न्यूट्रिएंट, जैसे कि ग्लूकोज हमारा सेल में एंटर करता है, तो जो ग्लूकोज एंटर करता है सेल पे वो कुछ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर के मदद से एंटर करता है। तो ग्लूकोज के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स को हम ग्लट ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं। GLUT1 होता है, GLUT2 होता है, GLUT4 होता है, जो भी होता है, बट ग्लट ट्रांसपोर्टर्स स्पेशली होते हैं सेल्स में, जो ग्लूकोज को सेल के बाहर से सेल के अंदर तक पहुंचा देते हैं। तो ग्लूकोज क्या करता है, इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स की मदद से सेल के अंदर तक आ सकता है। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। कौन कैसे काम करता है हमने समझ लिया है। अभी समझ लेते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। आई नो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ। सो सिनेरियो अभी हमारा ये है कि हमारा हाथ अभी एक मोमबत्ती के ऊपर आ चुका है, और हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को देख के हम मतलब पेन हुआ हमारे हाथ में और हम हाथ हटा लिए वो जगह से। तो मोमबत्ती का हाथ से छूने तक और हाथ को उस वहाँ से हटाने तक जितना भी प्रक्रिया है
वो हमारे शरीर में जो भी कार्यक्रम होता है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या ऐसा होता है हमारे शरीर में जो हम इतना बिना सोचे ही, मतलब हमारे ब्रेन तक बात पहुंची भी नहीं और हमारा हाथ वहां से हट गया, राइट। सो क्या होता है, जब हमारा हाथ मोमबत्ती को टच करता है तो वहां पे कुछ पेन रिसेप्टर्स होते हैं। पेन रिसेप्टर्स होते हैं। पेन रिसेप्टर्स में क्या होते हैं, मैकेनिकल गेटेड चैनल होते हैं। मैकेनिकल गेटेड चैनल होते हैं। मैकेनिकल गेटेड चैनल कैसे खुलते हैं, प्रेशर से खुल सकते हैं या फिर पेन से खुल सकते हैं। यहाँ पे पेन हो रहा है हाथ को, तो पेन रिसेप्टर में जो मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हैं वो खुल गए। वो जब खुल गए तो सोडियम आयन अंदर आया। मैकेनिकल गेटेड चैनल से जो पेन रिसेप्टर्स हैं वहां से किधर इंफॉर्मेशन जाएगा, सेंसोरी न्यूरॉन। ये एक सेंसोरी न्यूरॉन है। सेंसोरी न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन गया। अब यहाँ पे एक न्यूरॉन है, फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, फिर चौथा न्यूरॉन। इससे न्यूरॉन टू न्यूरॉन चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। फिर कहाँ पे बात आई, इंटरमीडिएट न्यूरॉन पे। ये इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। अगर सोच समझ के मतलब हाथ हटाते हम तो वो ब्रेन तक बात पहुंचती। बट सिंस इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि सोचे, ब्रेन तक बात पहुंचे, फिर हम रिएक्ट करें, तो हम रिफ्लेक्स एक्शन में क्या करते हैं, बस स्पाइनल कॉर्ड तक ही बात पहुंचाते हैं। ये हर रिफ्लेक्स एक्शन में होता है कि चीज़ें बस स्पाइनल कॉर्ड तक ही रुक जाती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन है वो क्या करेगा, वो एनालिसिस करेगा कि अच्छा हमको पेन हो रहा है तो हमको हाथ हटा लेना चाहिए। वो ये चीज़ किसको बोलेगा कि हाथ हटा लो, ये चीज़ उसको मोटर न्यूरॉन को बोला जाएगा। इंटरमीडिएट न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन को कमांड देगा कि ये इस जगह से हाथ हटा लो। मोटर न्यूरॉन से भी बहुत न्यूरॉन कनेक्टेड है, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन। ये लास्ट वाला न्यूरॉन क्या करेगा, ये मसल को कमांड देगा कि तू क्या कर, हाथ वहां से हटा ले, बिकॉज हाथ को मूव करने के लिए मसल की जरूरत पड़ती है। तो लास्ट को ये मोटर न्यूरॉन क्या करता है, हमारे मसल को कमांड देता है कि उस जगह से हाथ हटा ले। नाउ हमको एक चैनल का सिग्निफिकेंस क्या है पता चल गया। अभी दूसरे जो चैनल्स हैं हम उनकी बात करते हैं। इधर मैंने बोला कि दिस इज वन सेंसोरी न्यूरॉन, दिस इज सेकंड सेंसोरी न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक बात कैसे पहुंचती है, दिस इज न्यूरॉन नंबर वन, दिस इज न्यूरॉन नंबर टू। यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके ये क्या करेगा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो यहाँ पे जो लाइगैंड गेटेड चैनल होते हैं वहां पे आके लग जाएंगे। जब लाइगैंड गेटेड चैनल खुल जाएगा तब कुछ कुछ सोडियम क्या करेंगे, सेल के अंदर एंटर करेंगे। अब कुछ सोडियम सेल के अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा, सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो गिर जाएगा, -55 MB हो जाएगा। तब क्या खुलेंगे, तब खोलेंगे वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल, जब वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे तब दूसरा एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाएगा। फिर इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इसी सेम तरीके से बात पहुंचेगी। तो पता चल गया आपको कि वोल्टेज गेटेड चैनल का और लाइगैंड गेटेड चैनल का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं। ओके। और जो लीक की चैनल्स होते हैं वो तो सेल में ऑलमोस्ट हर टाइम खुले ही रहते हैं ताकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो बना रहे। सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस रहता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से, क्या हेल्प होता है। सो गैस एक्सचेंज इन लंग्स, जो O2 का अंदर जाना और CO2 का बाहर जाना, ये सब हमने डिस्कस किया है। न्यूट्रिएंट अपटेक, न्यूट्रिएंट अपटेक, ग्लूकोज ब्लड ट्रांसपोर्टर्स की मदद से होता है, अभी हमने डिस्कस किया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। वाटर रेगुलेशन इन किडनीज, हमको पता है कि एक्वापोरिन्स की मदद से वाटर अंदर या बाहर जा सकता है जो कि किडनी में बहुत हेल्पफुल रहता है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस एंड सेल वॉल्यूम, ये सब चीज़ों में मदद करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी लास्ट को ये छोटा सा टॉपिक है हमारा फिल्ट्रेशन, ये क्या होता है देख लेते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल की मदद से। जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है हमारा किडनी का, वहाँ पे ब्लड आके जमा होता है, राइट। फिर यहाँ पे सारा ट्यूबल्स हमारा स्टार्ट होता है। हमको पता है कि ट्यूबल के अंदर कोई भी ब्लड नहीं जाता, क्या जाता है, जो कि ज़रूरत है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, प्लाज्मा एंटर करता है, कुछ आयन्स एंटर करते हैं, ये सब चीज़ें एंटर करते हैं, बट RBC WBC एंटर नहीं करते। तो इसी चीज़ को बोला जाता है फिल्टरेशन। जो चीज़ें चाहिए वही एंटर करते हैं, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो एंटर नहीं करते। ओके। सो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप क्या करो, अभी हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और सारा अपडेट्स भी दिया जाता है कि कौन सा वीडियो कब रिलीज़ होने वाला है। और कोई भी अगर मुझे सजेशन चाहिए तो मैं आपको तभी वही बता देती हूँ। तो आप मेक श्योर करो कि वो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।